अप्लाइड मैथमेटिक्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2020 का पार्ट 1 हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको करवाया है। अब हम 6 से लेकर के 12 तक 12 तक जो टू मार्क्स के आते हैं उनको हम करवाएंगे। फिर उसके बाद जो सेक्शन बी है उससे आप जिसमें 6 मार्क्स का आता है उसको करवाएंगे। लेकिन इस बार स्टूडेंट आपके लिए बोनस है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको 10 मार्क्स का आएगा और जो 10 मार्क्स का है वो 25 मार्क्स का आएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैक क्लियर करने की, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूरा मेहनत लगा दीजिए और बैक निकाल दीजिए मैथमेटिक्स की, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से देखिए, अब जब हमने पार्ट 1 में आपको ये डिप्लोमा से लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये, जनवरी 2020 में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या इन्हीं में से कोई आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में जो डिटेल लेक्चर हमने अपलोड करे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको भी आप जरूर देख लीजिए, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, और आप प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर एक एक करके देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट मैथ्स गुरुजी एनएफटीएल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में एज ए मैथमेटिक्स लेक्चरर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 1 से अगर शुरू करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 से लेकर 5 तक हमने पार्ट 1 में आपको बता दिया स्टूडेंट, ये उसको भी आप देख लीजिए पार्ट 1 को अगर अभी तक नहीं देखा है। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, और ये है आपका राइट डाउन द इक्वल मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। 2x2 का मैट्रिक्स है, हिंदी में a बराबर 1 2 3 4 के बराबर आव्यूह लिखिए। इस आव्यूह के बराबर आव्यूह लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो ये आव्यूह आपको दे रखा है स्टूडेंट, a बराबर और मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 दो रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसके बराबर आव्यूह पूछा गया है। देखिए बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है ये क्वेश्चन। कई स्टूडेंट ने, जब हम आपकी कॉपी चेक करते हैं तो हमने जब देखा इस क्वेश्चन को तो उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या करा हुआ था। मतलब बड़ा अफसोस हो रहा था। मतलब गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो क्या कर सकते हैं ना। इक्वल मैट्रिक्स, इसके इक्वल मैट्रिक्स क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टूडेंट, आंसर क्या है? सिंपल सी बात है कि इसका आंसर वही है जो है, बस इसका आंसर यही है 1 2 3 4, ये आंसर है, बस इतना लिखना था। इसका आंसर यही है। अब होता क्या है, आपको यहां पे लिखा हुआ इक्वल मैट्रिक्स, ए के इक्वल मैट्रिक्स। तो ए के इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिटेल लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? जब उसके ऑर्डर सेम हो। अगर ये 2x2 का है तो वो b भी 2x2 का होना चाहिए। a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? जब इसका ऑर्डर 2x2 का हो, इसका भी 2x2 का हो, या 3x3 का है तो इसका भी 3x3 का हो, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अगर यहाँ 1 है तो उसके भी यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो उसका भी यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो उसका 3 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसके इक्वल मैट्रिक्स यही है ना, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तो यही होगा। तो इतना सा सिंपल था और कुछ नहीं करना था, लेकिन बच्चों ने कंफ्यूजन किया है इसको सॉल्व करते समय। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका आंसर ये, लेकिन स्टूडेंट हम आपको कुछ और चीज भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं कि इस जरूरी नहीं कि यही सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाए आपके आने वाले एग्जाम में। हो सकता है कि आ जाए कि राइट डाउन द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, इसकी जगह ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ सकता है। परिवर्तन आव्यूह, इस ए का परिवर्तन आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट? अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है
ए तो दे रखी है, उसका परिवर्तन आव्यूह को ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। तो इसका परिवर्तन आव्यूह ज्ञात करिए या ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। अगर ये आता है तो फिर क्या करेंगे? तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है पता है आपको? नहीं पता, डिटेल लेक्चर देख लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक्स के। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, जो भी मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब निकालना हो या परिवर्तन आव्यूह हिंदी में निकालना हो तो रो को कॉलम में बदल देते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। ये फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ये सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो, बस वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो क्या है 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 1 2 कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो है 3 4, इसको सेकंड रो है ना, इसको कॉलम बना दो 3 और 4। ये आपका आंसर हो गया। अगर परिवर्तन आव्यूह पूछता है तो ये है, इक्वल पूछता है तो ये आंसर। ठीक है, सेकंड चलो 1 हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा भी हम बता देते हैं स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछता है कि इसका इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए ज्ञात कीजिए, सॉरी पहले इनवर्स से पहले हम एडजॉइंट बताते हैं। राइट डाउन द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। हाँ, इक्वल भी अगर इक्वल आएगा तो ये आएगा, ट्रांसपोज पूछेगा तो ये आएगा। अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए पूछता है तो फिर क्या आएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स बताओ। इसको हिंदी में सेकंड आव्यूह कहते हैं, सेकंड आव्यूह। ठीक है, तो ए का सेकंड आव्यूह देखिए, ए का जो सेकंड आव्यूह होता है स्टूडेंट उसको ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इस चीज का याद रखेंगे कि ए का सेकंड आव्यूह या एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना हो तो उसको ए डी जे और ब्रैकेट में ए से डिनोट करते हैं। और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए स्टूडेंट एक लंबी प्रक्रिया होती है, कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, माइनर्स निकाले जाते हैं। लेकिन एक 2x2 का अगर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो और उसका एडजॉइंट आव्यूह पूछा जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछा जाता है, तो उसकी एक शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं आपको, वो आपको याद रखना है। नोट कर लीजिए कहीं पे और ध्यान दीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिए और एकांत में बैठिए। अगर मेरे लेक्चर देखने स्टूडेंट मैथमेटिक्स में आपको पास होना है, बैक क्लियर करनी है, तो एकांत में प्लीज एकांत में बैठिए और कॉपी पेन साथ में रख के बैठिए, तभी आप सफल हो सकते हैं आपके एग्जाम में। अदरवाइज इस वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 का मैट्रिक्स का जब भी निकालना हो तो एक सरल मेथड है कि जो ये मेन डायगोनल है ना, लेफ्ट का टॉप से ऐसे, ये इसको मेन डायगोनल कहते हैं। लेफ्ट के टॉप से ऐसे में जब आते हैं तो ये मेन डायगोनल है, 1 और 4 मेन डायगोनल में आते हैं और ये फिर सेकेंडरी डायगोनल हो गया। इसको डायगोनल बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन इसको बोल देते हैं मेन डायगोनल। 1 और 4 मेन डायगोनल में है और फिर ये ऐसे में 2 और 3 है। ठीक है, तो क्या होता है, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। 1 और 4 को आपस में बदल दिया जाता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में बदल दिया जाता है और जो ये वाला डायगोनल है इसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। 1 और 4 को आपस में बदल देंगे, 4 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, इनके चिन्ह बदल देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, 4 1 और 4 आपस में बदल दिए और जो इधर के एलिमेंट थे उनके चिन्ह बदल दिए, माइनस का 2 और माइनस का 3, आंसर, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर पूछेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मैं सारे क्वेश्चन कवर करके चल रहा हूं, कोई सा भी आ सकता है, इनमें से एक तो आना ही आना है स्टूडेंट। अब देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, समझ गए? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, इक्वल मैट्रिक्स निकालना तो ऐसे निकालेंगे। अब बात आती है, चौथा भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, जो कि इस बार 10 मार्क्स का आएगा। इनवर्स, राइट डाउन द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालिए भाई। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट, इनवर्स मैट्रिक्स ध्यान दीजिए, ए का इनवर्स मैट्रिक्स को ए के इनवर्स मैट्रिक्स को स्टूडेंट ए इनवर्स से ए की पावर -1 से डिनोट करते हैं और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। डिटेल लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए, जब भी ए इनवर्स निकालना 2/2 हो या 3/3 हो, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो ऐसे निकालना जैसे ये निकाल दिया हमने 2/2 के लिए। 3/3 का अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में चाहिए। ए इनवर्स वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। ए इनवर्स का अगर इस क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा तो मैंने और क्वेश्चन पेपर में करवाया होगा, अगर नहीं करवाया होगा, लेकिन स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए, ए इनवर्स का क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का होता है, जो कि इस बार 25 मार्क्स का आएगा, उसका डिटेल लेक्चर मैंने मैट्रिक्स का जो लेक्चर अपलोड करे हैं प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और उसको प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं आप। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है 3/3 का, वो आपका 10 मार्क्स का आएगा, बल्कि इस बार तो वो 25 मार्क्स का आएगा। अगर वो एक कर दे तो 25 मार्क्स आ जाएंगे, और बहुत ईजी है, सबसे ईजी है ए इनवर्स निकालना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए प्लीज। और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए या कमेंट करिए, चैनल पे कमेंट करिए, मैं उसको जिसको भी दिक्कत होती है उसको बिल्कुल डायरेक्टली उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो आप अच्छे से करें, क्योंकि उसको हर बच्चा कर सकता है, थोड़ा सा अगर मेहनत करें। और 25 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। 25 अगर हो जाएंगे तो 5 और 3 8 मार्क्स और चाहिए, तो 8 मार्क्स तो आ जाते हैं 2 मार्क्स के सॉल्व करके, तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे 2/2 का अगर है कि भाई इसका इनवर्स मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है, मतलब ए इनवर्स ज्ञात करना है, और वो होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे निकाला जाता है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए डिटरमिनेंट ऑफ ए और चाहिए तो फिर ये हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ए का सारणिक, तो ये होता है 1 2 3 4 में मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट का साइन लगा दो, बस हो गया। अच्छा, अब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम डिटेल लेक्चर में बता भी चुके हैं, लेकिन लेफ्ट के टॉप से 2/2 में कैसे करते हैं, लेफ्ट के टॉप से यहां मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आएगा, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, इज इक्वल टू -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए -2 आ गया तो आप इसमें रख दीजिए एम्प्लाइज, देखो ये ऐसे है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह -2 आएगा। ठीक है, अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, देखो ये है 4 -2 -3 और 1। ठीक है, इसमें अब 1/(1/2) का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। और आपको पता होना चाहिए जब भी बाहर से कोई संख्या का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान दीजिए, अगर डिटरमिनेंट होता तो किसी एक या रो के साथ होता है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर बाहर से कोई एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो -1/2 का 4 के साथ भी गुणा करो, -2 के साथ भी, -3 के साथ, -1 के साथ। अब -1/2 का 4 के साथ अगर गुणा करते हैं, देखिए -1/2 गुणा 4, तो 2 दूना 4 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा स्टूडेंट, सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और -1/2 का -2 के साथ करते हैं तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा केवल। ध्यान दीजिए, -1/2 का -3 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। -1/2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आएगा। आंसर यही आपका स्टूडेंट ए का इनवर्स ये है, ये ए है और ए इनवर्स ये आ गया, ये आपका आंसर है। ये 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 2/2 में 6 मार्क्स का आएगा जो कि इस बार 10 मार्क्स का होगा। अगर 3/3 का आता है तो ये 10 मार्क्स का, जो कि इस बार 25 मार्क्स का होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। और इसमें स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका ए इनवर्स आया है वो आपका सही आया है या गलत आया है, अगर ये चेक करना है तो ये मैं आपके लिए होमवर्क समझिए, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए ऐसा करिए कि जो भी ए होता है ना, ए और जो ए इनवर्स निकला है आपका, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आई के बराबर आना चाहिए।
आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का जैसे 2/2 का है तो 1001 आना चाहिए, ठीक है। मतलब आई ए और ए इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई आपको सीखना चाहिए। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे, डिटेल्ड लेक्चर में मैट्रिक्स में देख लीजिए। ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई अगर आता है मतलब 1001 अगर आता है तो समझो कि आपका ए इनवर्स सही निकला है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द formula for scalar product of two non-zero vector if theta is the angle between them। मतलब हिंदी में लिखा हुआ है दो अशून्य सदिशों के अदिश गुणनफल का सूत्र लिखिए यदि उनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स है कि दो वेक्टर आपके पास हैं, एक है आपका ए वेक्टर और एक है आपका बी वेक्टर, उनके बीच का कोण थीटा दे रखा है। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, उनके बीच का कोण थीटा दे रखा है। तो आपको इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अदिश गुणन। देखिए, एक अदिश गुणन होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक सदिश गुणन होता है, उसको कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अदिश गुणन और ये सदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट और ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इनके 3 नाम हैं, हिंदी में और इंग्लिश में मिला के 3 नाम हैं दोनों के, इसके भी 3 नाम, इसके भी 3 नाम, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर इनके बीच थीटा एंगल है तो इनका अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ये बताना है केवल, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक मॉड ऑफ ए वेक्टर, जो ये पहला वाला है, इनटू बी वेक्टर का मापांक इनटू कॉस का थीटा, जो एंगल दे रखा वो यहाँ आएगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री आएगा और एज इट इज आएगा। ए वेक्टर ये वाला है, बी वेक्टर का मापांक ये वाला है, कॉस तो कॉस ही रहेगा, थीटा की जगह यहाँ होगा जो यहाँ पे होगा। बस ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, अगर वेक्टर प्रोडक्ट पूछा जाता है, हो सकता है कि इस बार डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया, स्केलर पूछ लिया, अगली बार आने वाले एग्जाम में आपका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ ले, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो वो होगा स्टूडेंट, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, ए वेक्टर का मापांक इनटू बी वेक्टर का मापांक, इसको मापांक या मॉडुलस भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इनटू साइन थीटा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, डॉट में तो कॉस थीटा आता है और क्रॉस में साइन थीटा आता है, लेकिन साथ में इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एन कैप भी आता है। एन कैप जो होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि हम इस बोर्ड की बात करें कि दोनों प्लेन में है, तो ये जो मार्कर है ना, जो इधर की तरफ, इसको आप यूनिट वेक्टर मान सकते हैं, एन कैप, ठीक है। इस प्रकार से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है, ए और बी के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन कैप, ए सेम, ये भी ऐसे ही, लेकिन कॉस की जगह साइन और एन कैप एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 1200 डिग्री। साइन के अंदर जो एंगल है वो माइनस 1200 का है, ठीक है। हिंदी में लिखा साइन माइनस 1200 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये जो है थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ चीजें पहले समझनी होती है। इसका डिटेल लेक्चर आप हमारा जरूर देख लीजिए पहले, उसी में समझ में आएगा, यहाँ पे उतना समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दूं क्यों, क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं वो समझने होते हैं बहुत जरूरी। अगर एक बार वो समझ गए आप तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, साइन 1200 आ जाए, माइनस 1200 आ जाए, कॉस माइनस 1200 आ जाए, टेन 1300 आ जाए, टेन 450 आ जाए, हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं एक बार अगर वो पैटर्न देख लिया। यहाँ पे हम इस पूरे पैटर्न को नहीं समझा सकते, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए आप डिटेल लेक्चर देख लीजिए। तो इसमें हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं आपको। होता क्या स्टूडेंट कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री और यहाँ पे पूरा घूम करके यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए,
मैं जरा आपको बता नहीं, यहाँ पे 270 डिग्री, फिर यहाँ पे वापस 360 डिग्री आ जाता है, एक चक्कर पूरा 360 का होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री पे तो स्टूडेंट नो चेंज होता है, नो चेंज, और यहाँ पे 90 डिग्री पे चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, 180 डिग्री पे नो चेंज और 270 डिग्री पे चेंज, मतलब यहाँ नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल सा ता का एस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। और ए मतलब ऑल, और एस टी सी मतलब सा ता का शतक, इस टाइप से आप याद रखिए। शतक का ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना होता है, फिर आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब करना क्या है, हमें साइन माइनस 1200 डिग्री का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब होता क्या है कि आपको साइन 30 डिग्री का मान पता है, साइन 60 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, इतने के मान आपको याद रहते हैं, याद करने पड़ते हैं, ये इतना तो याद करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा उससे बड़ा कितना भी आ जाए उसको आप वहां तक ला सकते हैं 0 और 90 के बीच में, तो फिर आंसर आ जाता है। अब इसमें कैसे करेंगे इसको? सबसे पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट होता क्या है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस कहाँ गया? तो होता क्या है कि साइन माइनस थीटा अगर है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ कॉस अगर है माइनस का तो यहाँ प्लस ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो माइनस थीटा है ना, अगर ऊपर जाते हैं तो प्लस का थीटा होता है, नीचे आते हैं तो माइनस का थीटा होता है। नीचे आने का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉस पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव आ जाता है और साइन वगैरह और सारे नेगेटिव होंगे, तो साइन इसलिए नेगेटिव आता है। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए साइन माइनस 1200 डिग्री बराबर माइनस साइन 1200 डिग्री हो जाएगा। बस इसीलिए माइनस बाहर आ गया, जैसे इस प्रॉपर्टी के गुण, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस तो अपनी जगह रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, साइन ये जो 1200 डिग्री है इसको 360 के मल्टीपल में बनाओ, किसी तरीके से 360 के मल्टीपल में बनाओ। तो क्योंकि 360 में मल्टीपल में इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला रखो या जो भी रखो आप इसको, कि 360 प्लस थीटा बराबर साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। जब एक राउंड पूरा मर जाता है ना तो 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, क्योंकि 360 पे नो चेंज मैंने बताया, तो साइन का साइन ही आता है। नो चेंज मतलब साइन का साइन ही आता है और थीटा आता है। पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगा? तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा मतलब एक राउंड मारने पे 360 फिर प्लस और जो भी ऐड होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसे करके ये समझना होता है। तो और फिर अगर 360 के मल्टीपल में कितने भी हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तब भी यही मान आता है, ठीक है। तो इसको हम देखिए स्टूडेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1200 है ना, इसको 360 गुणा 3 3 9, 3 के मल्टीपल में ले जाओ जरा इसको, 3 गुणा 360, और ये हो गया 3 3 9 और 6 3 18, 1080, और 1080 में और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 1080 हो गया। और कितना जोड़ें कि ये 1200 हो जाए, तो 120 और जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट, 120 डिग्री और जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि साइन 1200 को हमने ऐसे बना दिया। क्यों? क्योंकि देखो साइन 3 इंटू 360 प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 120 है तो साइन थीटा आ गया, तो सीधे सीधे माइनस तो अपनी जगह पे, तो साइन 3 360 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है 120 डिग्री आ गया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो साइन 120 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। छोटा बन गया ना। अब इसको और छोटा करिए, माइनस अपनी जगह पे है
साइन 120 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन 90 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 और 3 जोड़ के 120 होता है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो माइनस अपनी जगह पे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो 90 पे चेंज, 90 पे क्या है, चेंज है, तो साइन का कॉस आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, याद रखेंगे। लेकिन प्लस होता है माइनस होता है, तो ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 तो यहाँ से यहाँ तक है, थीटा और ऐड हो जाता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ साइन 90 प्लस 30 बराबर कॉस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ये माइनस ऑलरेडी पहले से चल रहा है, इसका यहाँ से यहाँ पे कोई रोल नहीं। ठीक, कॉस 30 आ गया इज इक्वल टू माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपको याद रखनी है, √3/2 होती है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस √3/2 इसका आंसर है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ sin 3a इज इक्वल टू डैश डैश डैश। अब इसमें क्या है कि हाँ हिंदी में लिखा हुआ sin 3a का सूत्र ज्ञात कीजिए। sin 3a का सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना होता है। अगर याद नहीं रख सकते हैं तो दूसरा तरीका भी है, लेकिन देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। बस हो सकता है कि a की जगह थीटा हो तो sin 3 थीटा हो जाएगा। sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा हो सकता है कि आपको sin 3a की जगह cos 3a पूछ लें, या cos 3 थीटा भी हो सकता है इसकी जगह पे। cos 3a का फॉर्मूला बताओ, तो cos 3a का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ 3 पहले आता है, 4 sin क्यूब बाद में आता है। यहाँ पे 4 cos क्यूब पहले आता है और 3 cos a बाद में आता है। साइन वाले में सारे के साइन होते हैं, कॉस वाले में सारे कॉस होते हैं, बीच में दोनों के माइनस होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ 3 पहले आता है और 4 क्यूब बाद में आता है, यहाँ 4 क्यूब पहले और 3 बाद में आता है कॉस में। इसको इस टाइप से याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहता स्टूडेंट तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला फिर 3a को आप लिख सकते हैं 2a प्लस a। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला 2 sin a cos b प्लस cos a sin b वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, उससे भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल आप इसी को ही याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हाँ एक चीज तो ये है, दूसरा ये भी आ सकता है। तीसरा स्टूडेंट आपको हो सकता है कि sin 2 थीटा का sin 2a, चलो a ही लिखते हैं हम, थीटा भी हो सकता है उसकी जगह पे, a भी हो सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाय द वे आपको थीटा लिखा हुआ आ गया इसकी जगह, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए की जगह थीटा भी हो सकता है, एस भी कुछ भी हो सकता है, ए और थीटा का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। अगर sin 3a का फॉर्म 3a का पूछते तो ये है, sin cos 3a का पूछते तो ये है, sin 2a का पूछते तो क्या होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज इसका होता है। तो ये अगर ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये लिख देंगे, नहीं तो फिर भी आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर cos 3a की जगह मान लीजिए cos 2a ही पूछ लिया, तो भाई cos 2a का फॉर्मूला बताओ। तो स्टूडेंट cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इन 2 फॉर्मूलों की हेल्प से ही होते हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला 3 होते हैं। एक होता है स्टूडेंट
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इस टाइप से इसको याद रखेंगे। कॉस 2a का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। जब साइन आता है, केवल साइन आता है तो साइन पीछे आता है, 1 आ गया। जब केवल कॉस आता है तो कॉस पहले आएगा, साइन माइनस 1 बाद में आएगा, ठीक है। और जब कॉस साइन दोनों होते हैं तो कॉस पहले माइनस बाद में, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, ठीक है। इस टाइप से इसको याद रखेंगे कॉस 2a का फॉर्मूला। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि अगर cos 2a, मान लीजिए sin 2a आ गया तो आप क्या लिखेंगे, 2 sin a cos a। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई ऐसा है कि sin 2a तो छोड़ो, sin 4a का फॉर्मूला बताओ, sin 4a का फॉर्मूला बताओ इस रूप में, तो आप 2a की जगह 4a आया है, तो जब यहाँ पे एंगल 2a है तो इधर एंगल क्या हो जा रहा है, aa हो जा रहा है, मतलब उसका आधा हो जा रहा है, 2a का आधा aa होता है ना। तो यहाँ पे भी अगर इसी रूप में इसको चेंज करना है तो 2 sin a cos a, 2 sin a नहीं आएगा बल्कि 4a का आधा क्या होता है, 2a होता है, 2a इंटू cos 2a, ठीक है। इसका आधा एंगल यहाँ आता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद रखेंगे, कोई सा भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष का समीकरण लिखिए, एक्स अक्ष का समीकरण लिखिए, ठीक है। देखो इसमें एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये एक्स अक्ष होता है और ये आपका उसके परपेंडिकुलर जो होता है ये वाई अक्ष होता है, और जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं। अब इधर एक्स एक्स की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 करके, इधर आते हैं तो -1 -2 -3 -4, वाई पे ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5, नीचे जाते हैं -1 -2 -3 -4 करके जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये बताइए कि एक्स एक्स का इक्वेशन क्या है। तो एक्स एक्स का इक्वेशन स्टूडेंट क्या होता है, देखिए ऐसा होता क्या है कि एक्स एक्स का जो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट एक्स एक्स पे ले लीजिए, सब पे y का मान 0 होता है। एक्स एक्स पे प्रत्येक पॉइंट पे y का मान 0 होता है, इसलिए एक्स एक्स की समीकरण y बराबर 0 होती है। तो आंसर इसका सीधा सीधा है y बराबर 0। और अगर आपको पूछा जाए कि y अक्ष की इक्वेशन बताइए, तो y अक्ष पे के प्रत्येक पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखेंगे। y अक्ष पर y अक्ष के प्रत्येक पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए y अक्ष की समीकरण क्या होती है, x बराबर 0। तो जब भी y अक्ष की इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछे तो क्या बोलेंगे, x बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0। ठीक उल्टा होता है, x अक्ष की समीकरण तो y बराबर 0, y अक्ष की समीकरण तो x बराबर 0। बस यही आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 3,3 एंड रेडियस इज 6। मतलब उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र 3,3 और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। मतलब एक आपका सर्किल है और सर्किल का ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,3 बोला गया है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस परिधि तक की डिस्टेंस, इसको आपको सी मान लो सेंटर को, और इसको आपको पी मान लो। तो सी से पी तक की डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये त्रिज्या है। इसको आर से भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, और जो सेंटर होता है उसको हम एच के से डिनोट करते हैं अक्सर, ठीक है। तो एच के की जगह 3,3 दे रखा है और आर की जगह 6 दे रखा है। तो सेंटर की सर्किल की इक्वेशन बताइए। देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका डिटेल लेक्चर हमने सर्किल का बहुत मस्त, बहुत बढ़िया लेक्चर हमने आपको प्लेलिस्ट में अपलोड करा हुआ है। आप सर्किल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको सर्किल के लेक्चर मिल जाएंगे, 2-3 लेक्चर बहुत गजब के हैं, आप उनको अच्छे से समझ लीजिए तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा। उसका डिस्क्रिप्शन में भी हम क्वेश्चन नंबर 11 के आगे लिंक दे देंगे, ठीक है। और इसको देखिए, इसको कैसे समझेंगे। इसमें होता क्या है कि जब भी सर्किल की इक्वेशन पूछी जाती है तो हम
लिखते हैं कि हम जानते हैं कि सर्किल की इक्वेशन होती है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन आपको याद रखनी है। सर्किल की और भी इक्वेशन होती है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, डिटेल लेक्चर में देख लीजिए। लेकिन एक सर्किल की इक्वेशन ये भी होती है, सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंटर रेडियस फॉर्म, केंद्र त्रिज्या रूप। ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x और y तो फिक्स हैं, ठीक है, ये फिक्स हैं। h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं और r आपका त्रिज्या होती है। तो इसमें रख दीजिए जो आपको दे रखा है, x माइनस एच की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ इज इक्वल टू r मतलब 6 का स्क्वायर। तो चाहो तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए आंसर, क्योंकि 2 मार्क्स का है, और चाहो तो आप इसको, अगर आपको 6 मार्क्स का पूछा गया है या 10 मार्क्स का पूछा गया, 10 तो नहीं 6 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा की पावर 9। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 99, मतलब आयोटा की पावर 99 का मान ज्ञात कीजिए। ये आई है, दिखने में आई है, लेकिन इसको पढ़ा आयोटा जाता है स्टूडेंट। क्या पढ़ा जाता है? IOTA, आयोटा, आई को आयोटा पढ़ा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। ये डिटेल लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लीजिए। यहाँ पे आपको हम केवल आयोटा की पावर 99 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये बताएंगे, और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, ठीक है। करना क्या है आपको आयोटा की पावर 99 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होती है, तो जो भी आयोटा की पावर होती है उसको डिवाइड करना चाहिए 4 से। क्या करेंगे? जो भी आयोटा, यहाँ तो 99 है, लेकिन आपको दूसरा भी हो सकता है, अभी हम आपको होमवर्क देंगे। आयोटा की पावर 99 की वैल्यू निकाले, जो भी आयोटा की पावर होती है उसको 4 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होता है। भाग देना तो आना ही चाहिए आपको भाई, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, ये 9 फिर उतार दिए नीचे, 19 हो गया। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ज्यादा होता है, 4 चौके 16 हो गया जी, ठीक है। आपका शेषफल क्या बचा जी? 3 बचा। तो जो भी शेषफल रिमाइंडर बचता है वही आयोटा की पावर लिख दो बस। आयोटा की पावर 99 का मान क्या है? आयोटा की पावर 99 का मान आयोटा की पावर 3 के बराबर है जी। बस क्या करना है, जो भी आयोटा की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना, और जो भी रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वही आयोटा की पावर लिख दो। तो आयोटा की पावर 99 बराबर हो जाएगा आयोटा की पावर शेषफल 3, आयोटा की पावर 3, ठीक है। अब आयोटा की पावर 3 का मान लिख दीजिए भाई साहब। देखो इसमें क्या है कि आपको, ये तो चलो ठीक है, आयोटा की पावर 3, तो इसमें जब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा की पावर इन 4 में से कोई एक आएगी, या तो आयोटा की पावर 1 आएगी, आयोटा की पावर 1 या आई, इसको सिंपल आई बोल सकते हैं। आयोटा की पावर 1 का मतलब आई ही होता है, ठीक है। एक आयोटा की पावर 2 आ सकती है, एक आयोटा की पावर 3 आ सकती है, और एक आयोटा की पावर 4 आ सकती है, बस, ठीक है। अब है क्या, देखिए इन 4 का मान आपको याद होना चाहिए भाई, बस, ठीक है। आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, आयोटा का मान होता है स्टूडेंट √-1, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर का मान आयोटा इंटू आयोटा जब कर दें तो -1 होता है। आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है? आयोटा स्क्वायर में आयोटा का और मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 होता है। तो ये तो आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, ठीक है। आयोटा की पावर, ये सारे याद रखिए, आयोटा की मान √-1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान 1। तो 4 से जब भी डिवाइड करेंगे, ये आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, ये याद रखेंगे, बहुत यूजफुल है। लेकिन 4 से जब डिवाइड करेंगे आप तो इनमें से कोई आएगा, या तो ये आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, या 2 या 3 आएगा, ठीक है। 4 से जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1, 2, 3 में से कोई आएगा, बस। तो 1 आएगा तो आयोटा की पावर 1 हो जाएगा, 2 आएगा तो आयोटा की पावर 2 हो जाएगा, 3 आएगा तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 3 का मान -1 होता है, सॉरी माइनस आयोटा होता है आंसर। बस क्या करना है,
जो भी आयोटा की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 3 आया तो आयोटा की पावर 3 बराबर हो गया, और आयोटा की पावर 3 का मान आपको पता है माइनस आयोटा होता है। बस अब आपको हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं भाई। आयोटा की पावर 55 का मान ज्ञात करो, आयोटा की पावर 16 का मान ज्ञात करो, आयोटा की पावर -25 का मान ज्ञात करो, और आयोटा की पावर -15 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। 15 नहीं स्टूडेंट, इसको हम क्योंकि यहाँ 25 दे रखा ना, यहाँ पे हम इसको 11 रख देते हैं। ठीक है, तो ये आप होमवर्क के लिए है, होमवर्क को इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आयोटा की पावर माइनस में आए, आयोटा की पावर -11 जैसा है ना, तो इसको सबसे पहले डायरेक्ट -11 में भाग नहीं देंगे 4 का, पहले इसको नीचे ले जाएंगे। जो पावर होती है वो प्लस में ही होनी चाहिए, तो 1 आयोटा की पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पावर है ना, नीचे जाने पे प्लस हो जाती है। ठीक है, पहले ऐसा कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 1/11। अब 11 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूने 8, तो आपको आ गया क्या कहते हैं 3 आ गया। ठीक है, तो शेषफल 3 आया ना, तो आयोटा की पावर हो गया स्टूडेंट 3। ठीक है, और 1 आयोटा की पावर -3 है, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। ठीक है, और माइनस आयोटा यहीं पे आपका आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का है। आगे इसका हो सकता है, लेकिन हम वो डिटेल लेक्चर में हम बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस प्रकार से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल स्टडी के साथ आपको बता दिए हैं। ना केवल जो क्वेश्चन पेपर में आए वही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी जो संभावना है आने की, वो भी हमने आपको बताई है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको इन पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिए। पार्ट 2 ये है, इसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, और नोट्स भी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि नोट्स बनाने से मेमोरी में ज़्यादा हो। देखो होता क्या है कि जब आपका पेन चलता है ना, पेन मैथ्स में पेन चलाना बहुत जरूरी है। जब आपका पेन चलता है, जब मान लीजिए आपने सामने वीडियो लगा दी और उसको देखते देखते आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि न्यूरो पाथवे बनता है और दिमाग तक जाता है। उससे क्या होता है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो दिमाग में आपको पूरा बहुत देर तक, बहुत टाइम तक स्टोर रहता है, इसलिए एग्जाम में आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मौखिक सिंपल पढ़ते हैं तो उसमें उतना दिमाग में नहीं रहता, इसलिए पेन बहुत अच्छे से चलाना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए पेन से, और एकांत में बैठ के ये करना चाहिए स्टूडेंट। तो इस लेक्चर को भी बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उससे रिलेटेड अपनी बुक से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। और डिटेल लेक्चर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट में जाके भी जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसका डिटेल लेक्चर भी हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा और आप मैथ्स में पास हो जाओगे। और उससे फिर आपको आगे जो आप डिप्लोमा पास करके जब जाएंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या फिर बीटेक में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। और अच्छी नौकरी में आपका अगर बैक अगर लगी है तो होता क्या है कि अगर 40,000 50,000 मिलना है तो आपको 20 ही मिल पाता है, और अगर बैक क्लियर है तो आपको 50, तो कितना नुकसान होता है ना। तो ध्यान दीजिए, आपका भविष्य है, आपके हाथ में है, मेहनत करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से मेहनत करिए और अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, जिससे कि आपका दिमाग अच्छे से चल सके। थोड़ा सा एक्सरसाइज, जॉगिंग वॉगिंग वगैरह करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, उससे भी दिमाग कंसंट्रेट होता है, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट देखिए, होता क्या है इंटरनेट के ज़माने में, होता क्या है कि आप YouTube में खोल रहे हैं, मान लीजिए आपने खोला तो मैथ्स के लिए था, लेकिन कुछ और वीडियो देखने लगे, तो वो नुकसान करता है। या फिर आप फेसबुक में थोड़ा सा 5 मिनट देखना था, लेकिन आप देखते देखते 2 घंटे बीत गए, तो समय का लॉस होता है। या बहुत बेकार चीज़ें भी इंटरनेट में पड़ी रहती है, देखते हैं स्टूडेंट बच्चे, तो ये नुकसानदायक है। आप अपना डिसाइड करिए कि मुझे ये चीज़ देखना है, ये चीज़ नहीं देखना है, अपनी विल पावर बढ़ाइए, तो आप अच्छे से हर फील्ड में आगे जा सकते हैं निश्चित रूप से। तो मेहनत करिए स्टूडेंट, हम आपके साथ हैं, और अपना भी ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।